At infinite dilution, each ion contribute a definite proportion towards the limiting molar conductivity of any electrolyte. अब देखो, molar conductivity at infinite dilution is the maximum molar conductivity. इसी को हम limiting molar conductivity बोलते हैं. और क्यों maximum वैल्यू हुई? क्योंकि जब हम इसी सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो ये वाले आयन जो है मैक्सिमम दूरी पे चले जाते हैं और इनके बीच में जो इंटर आयनिक फोर्स है, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच की, वो जीरो हो जाती है. उस टाइम पे इनकी कंडक्टिंग पावर जो होगी. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है कोलोरोचस लॉ. कोलोरोचस लॉ की अगर हम स्टेटमेंट को देखेंगे तो कोलोरोचस लॉ बोलता है कि at infinite dilution, देखो कोलोरोचस लॉ बोलता है at infinite dilution each ion contribute a fixed value towards the limiting molar conductivity. मतलब अगर मैं दो साल्ट लेता हूं NaCl और HCl, ठीक है, इधर Cl जो है वो एक कॉमन वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स देयर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. मतलब सपोज करो अगर क्लोराइड आयन NaCl के लिए 10 यूनिट वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो यही क्लोराइड आयन HCl के लिए भी 10 यूनिट वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा. मगर कब? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी और इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बात होगी. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात होगी. मींस सिंपल, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन कंट्रीब्यूट ए फिक्स्ड वैल्यू या कंट्रीब्यूट ए डेफिनेट प्रोपोर्शन टूवर्ड्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो एक डेफिनेट वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है. अब ऐसा क्यों हुआ, पहले इसको देखते हैं. देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच में आपको रिलेशन समझना होगा. देखो होता क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिंग पावर, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी. मींस एक सॉल्यूशन है, उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालना है, उसकी कितनी कंडक्टिविटी है, दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी. अब अगर उस सॉल्यूशन को हम इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर लेते हैं, इनफाइनाइटली डाइल्यूट करने का मतलब है कि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा रेज कर देते हैं, मतलब उसमें सॉल्वेंट की प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, मींस उसको डाइल्यूट कर देते हैं एक्सटेंसिवली, तो फिर जो उसकी कंडक्टिविटी होगी उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. मींस मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब बनती है? जब इनफाइनाइटली डाइल्यूट होती है. और इसी कंडक्टिविटी की बात कर रहा है ये कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए हर जो आयन है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, चाहे वो किसी भी साल्ट की बात हो. जैसे इधर NaCl में क्लोरीन की जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 10 यूनिट है हाइपोथेटिकली, तो HCl के लिए भी 10 यूनिट होगी. अब ये क्यों हुआ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के केस में, ये चीज हमने देखनी है. देखो, जब हम सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की 100% डिसोसिएशन होती है. इलेक्ट्रोलाइट की 100% डिसोसिएशन होती है. मींस हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला है ना, इसकी 100% डिसोसिएशन होके जितने आयन्स बनने होंगे बन जाएंगे. मींस इस टाइम पे 100% डिसोसिएशन होने पे आपको मैक्सिमम कंडक्टिविटी मिलेगी, और वो कब मिलती है? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप करते हो इलेक्ट्रोलाइट्स की. बात समझे? 100% डिसोसिएशन कब होगी? जब 100% डाइल्यूशन कर दोगे, मतलब इनफाइनाइटली डाइल्यूशन करोगे इसकी, ठीक है. और दूसरी चीज होती है इसमें इंटर आयनिक फोर्स जो है, इंटर आयनिक फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल हो जाती है. और ये भी कब होता है? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे.
अब देखो हुआ क्या, मोल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया आपने, इसका सोल्यूशन लिया, उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट किया, उसकी वजह से ये दो चीजें होंगी, 100% डिसोसिएशन ऑफ साल्ट, और दूसरा इंटर आयनिक फोर्स जो होगी वो नेग्लिजिबल हो जाएंगी। मतलब इंटर आयनिक फोर्स क्या होगी, देखो जैसे सपोज करो NaCl की अगर बात करें तो NaCl टूटेगा तो किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब जब सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव अलग है Cl नेगेटिव अलग है, मगर इनके ऊपर चार्ज तो है ना, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनकी चार्ज की वजह अपोजिटली चार्ज की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने पे क्या होगा, इनकी मोबिलिटी में फर्क आएगा, एक दूसरे को ये रुकावट पैदा करेंगे। तो जब हम इसी सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो ये वाले आयन जो है मैक्सिमम दूरी पे चले जाते हैं, और इनके बीच में जो इंटर आयनिक फोर्स है, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच की, वो जीरो हो जाती है। उस टाइम पे इनकी कंडक्टिंग पावर जो होगी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इनको किसी की रुकावट नहीं आएगी, काउंटर आयन की रुकावट नहीं आएगी। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, इसी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और क्यों मैक्सिमम वैल्यू हुई, क्योंकि 100% आपको आयन मिल गए जिनकी वजह से कंडक्टिविटी होनी है, क्योंकि सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी किसकी वजह से, आयन की वजह से, और 100% टूट जाएगा इलेक्ट्रोलाइट तो 100% आयंस बनेंगे आपके पास, और मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगी। वो कब होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। और दूसरी इंटर आयनिक फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएंगी। बात समझे, तो मोलर कंडक्टिविटी बिकम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उसमें क्या होगा, साल्ट में जो आयंस होंगे मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे, और इनको फर्क नहीं पड़ेगा ये किसके काउंटर आयन थे। मतलब क्लोरीन को ये फर्क नहीं पड़ रहा है ये सोडियम के साथ जुड़ा था या हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम दूरी पे है और ये इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। NaCl में क्लोरीन जो होगा इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करेगा, सोडियम इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करेगा, क्लोरीन इधर इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करेगा, हाइड्रोजन इधर इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करेगा। अब क्या होगा, सपोज करो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से इधर NaCl भी 1 मोल लेना है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी की बात की है तो 1 मोल लेना है, तो क्लोरीन कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। तो 1 मोल क्लोरीन जितनी कंडक्टिविटी के लिए कंट्रीब्यूट NaCl में करेगा, उतना ही 1 मोल क्लोरीन जो होगा HCl में भी करेगा, क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इनको फर्क नहीं पड़ता है कि काउंटर आयन कौन सा वाला है, क्योंकि ये मैक्सिमम दूरी पे होते हैं, तो इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करोगे तो इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो जाती है। तो जितना क्लोरीन इधर कंट्रीब्यूट करेगा उतना क्लोरीन यहां पे कंट्रीब्यूट करेगा। तो सिंपल सी बात है कि Na की भी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी लिमिटिंग के लिए, हाइड्रोजन की भी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, वैसे ही हर एक आयन जो है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। वो आप डिटरमाइन नहीं करेगा कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ था, मतलब हाइड्रोजन यहां एसिटिक एसिड से आ रहा है या HCl से आ रहा है या H2SO4 से आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H की जो वैल्यू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए होगी, सभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए वही वैल्यू होगी, समझे। वैसे क्लोरीन की वही वैल्यू होगी। तो सिंपल डेफिनेशन कोलरिचस लॉ की क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन कंट्रीब्यूट ए फिक्स्ड वैल्यू टूवर्ड्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें वो आयन होना चाहिए, तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा। दिस इज द कोलरिचस लॉ, सिंपल। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, और इसका साइन क्या होता है, लैम्डा 0m, और मोलर कंडक्टिविटी का क्या होता है, लैम्डा m। तो लैम्डा 0m किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वो किसके बराबर होगा, वो होगा इनके आयंस की कंडक्टिंग पावर के, है ना। तो ये हो जाएगा लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, और इनकी वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, वो आप डाल लो। वही वैल्यू अगर H2SO4 से निकालनी है, आपने H2SO4 की निकालनी है, तो H2SO4 में अब ये देखो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे, तो अगर आपको एक मोल ऑफ हाइड्रोजन की कंडक्टिंग पावर पता है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे आप सिंपली, तो H2SO4 की किसके बराबर होगी, 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्लस सल्फेट आयन, सल्फेट तो एक ही है, 1 मोल ही मिलेगा, तो सल्फेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बात समझे। वैसे ही MgCl2 की बात है, अगर MgCl2 NaCl की बात है, तो जितना क्लोरीन यहां पे इसकी लिख लेते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम, इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात चल रही,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सोडियम पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड, यही फिक्स्ड वैल्यू है। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो इसकी कंडक्टिविटी आ जाएगी, और यही फिक्स्ड वैल्यू क्लोरीन के MgCl2 के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, ये क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस क्लोरीन, मगर इधर 1 मोल क्लोरीन कंट्रीब्यूट कर रहा था, इधर 2 मोल है, तो अगर आपको 1 मोल की पता है तो उसको डबल कर लेंगे। अगर वो 10 यूनिट पर मोल के हिसाब से कंट्रीब्यूट करे, 2 मोल कितनी करेगा, 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन। बात समझे? तो सिंपल एडिटिव बन जाता है हर एक आयन की कंडक्टिविटी का। तो यही कोलरोचस लॉ है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन कंट्रीब्यूट ए फिक्स्ड वैल्यू टूवर्ड्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब देखेंगे इसकी एप्लीकेशन ऑफ कोलरोचस लॉ। सबसे पहली एप्लीकेशन है इसकी कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने में कोलरोचस लॉ मदद कर सकता है। क्यों? देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली क्या होते हैं, ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे करके मैक्सिमम जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को 100% डिसोशिएट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इसका वॉल्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटते हैं, तो 100% डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, और फिर आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी, मतलब मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी आएगी। तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही कम मात्रा में डिसोशिएट होते हैं। अब इसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड कर सकते हैं कोलरोचस लॉ से। वो कैसे? देखो, जैसे हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे CH3COOH, ये बहुत नेग्लिजिबली टूटता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अगर हमें CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बतानी है तो हमें क्या चाहिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर हमें इनकी दोनों की कंडक्टिव पावर मिल जाए, लिमिटिंग कंडक्टिव पावर मिल जाए CH3COO नेगेटिव की और H पॉजिटिव की, तो हम इसकी बता सकते हैं, क्योंकि कोलरोचस के अकॉर्डिंग ये दोनों इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करेंगे, और इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, लिमिटिंग वैल्यू इसकी फिक्स्ड होगी, H पॉजिटिव की वो CH3COO नेगेटिव की। अगर ये वैल्यू हमें कहीं से भी मिल जाए तो हम इनको डाल के इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड करना इजी हो जाएगी। नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, नहीं तो इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा रेज करना पड़ेगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली टूटता नहीं है। अब इनकी हम कहां से फाइंड कर सकते हैं, देखो, H पॉजिटिव जो होता है HCl से मिल सकता है। अगर हमें HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है तो इसमें किसके बराबर होती है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के बराबर, और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब H पॉजिटिव आयंस और क्लोराइड आयन जो होंगे वो मैक्सिमम बनेंगे HCl के केस में। तो इधर से हमें H पॉजिटिव का मिल सकता है। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA पॉजिटिव, यहां से हमें एसीटेट आयन की मिल सकती है CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। इधर से हमें इस आयन की मिल सकती है, हमें ये वाली पोर्शन चाहिए, इनकी कंडक्टिंग पावर चाहिए हमें। ठीक है, अगर देखो, अगर हमें HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है और सोडियम एसीटेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है, अगर इनकी दोनों के प्लस कर लें और NaCl की बाहर निकाल दें तो आपके पास CH3COOH की बच जाएगी। बस समझे? तो अगर इसकी वैल्यू कुछ ही वैल्यू है, सपोज करो इसकी X वैल्यू है, इसकी Y वैल्यू है, ठीक है, मतलब इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इसकी भी पता है हमें, X प्लस वाई करेंगे तो उसमें हमारे पास 2 आयन एक्स्ट्रा आ गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसमें से अगर मैं माइनस कर लूंगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl तो हमारे पास क्या बचेगा, X प्लस वाई माइनस दिस कर लूंगा तो ये वाला बच गया ना, CH3COOH। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, कोलरोचस लॉ को यूज करके जो उसकी स्टेटमेंट थी कि इंडिपेंडेंटली हर एक आयन कंट्रीब्यूट करता है, जो H पॉजिटिव आयन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा वही यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, CH3COO नेगेटिव यहाँ पे जितना कंट्रीब्यूट करेगा उतना यहाँ पे करेगा। तो इन दोनों की हमने प्लस कर ली, मतलब HCl की मोलर कंडक्टिविटी पता होगी अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी,
एसिड सोडियम एसीटेट की अगर पता होगी, दोनों की प्लस कर ली, और उसमें से एक्स्ट्रा 2 आयन आए हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो अगर हमें NaCl की लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी पता होगी, उसमें से निकाल देंगे तो NaCl की निकल जाएगी बाहर, तो बच किसकी जाएगी, सिर्फ इसकी और इसकी, तो ये निकल गई इसकी। ठीक है, तो इस तरह से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बता सकते हैं बाय यूजिंग कोलरेचस लॉ। ये फर्स्ट एप्लीकेशन होगी। अब इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखो। सेकंड एप्लीकेशन कोलरेचस लॉ की है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोलरेचस लॉ को यूज करके। देखो एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास है एक मोलर कंडक्टिविटी और एक है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, एक गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला 1 मोल, उसकी कंडक्टिंग पावर कितनी है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। सपोज करो हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उसको एक गिवन वॉल्यूम में डाल देते हैं, ठीक है, इसमें ये टूटता है, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट देखो जितना टूटेगा उसी हिसाब से मोलर कंडक्टिविटी आएगी ना, क्योंकि जितना टूटेगा उतने आयन्स मिलेंगे, जितने आयन्स होंगे उसी हिसाब से मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। अगर पूरा नहीं टूटेगा तो कम आएगी, ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा आएगी, लगी समझ। तो अगर इसकी अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा परसेंट मॉलिक्यूल डिसोशिएट करते हैं, तो उसी हिसाब से मोलर कंडक्टिविटी आएगी इसकी, है ना, इस वॉल्यूम में, गिवन वॉल्यूम में अगर वो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मींस ये वाली कंडक्टिविटी उसकी किसकी वजह से आएगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना परसेंट डिसोशिएट, सपोज करो 10% डिसोशिएट हुआ, मतलब 100 में से 10 मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे, दिस इज द प्रोपोर्शन, उसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी आएगी। अब अगर इसको मैं इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर लेता हूं इसी सॉल्यूशन को, तो वो क्या आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इनफाइनाइटली डाइल्यूट करने पे क्या होता है, 100% डिसोशिएट होता है। 100% मतलब क्या होगा, 100 मॉलिक्यूल लिए तो 100 से 100 डिसोशिएट, मतलब 1 वैल्यू आएगी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आएगी इधर, 1। अब देखो अगर मैं इन दोनों की रेशियो करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपान लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर आ जाएगी, अल्फा अपान 1। 1 की वजह से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अल्फा की वजह से मोलर कंडक्टिविटी, सिंपल मोलर कंडक्टिविटी, बात समझे। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी इलेक्ट्रोलाइट की बता सकते हैं। ये वाली मोलर कंडक्टिविटी आई इतने आयन डिसोशिएट होने की वजह से, और ये वाली मोलर कंडक्टिविटी आई इतने आयन से डिसोशिएट होने, इतनी रेशियो ऑफ आयन्स है ना, तो वो 1 है, इधर जितने भी होगी दी होगी, तो अल्फा हम निकाल सकते हैं सिंपली, ये 1 होगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा किसके बराबर आ गया, मोलर कंडक्टिविटी अपान लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जितनी रेशियो रहेगी उतनी आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उस इलेक्ट्रोलाइट की आएगी, बात समझे। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बता सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, m अपान 0। ओके, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है कोलरेचस लॉ की कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंजली सॉल्युबल साल्ट। देखो कुछ साल्ट हमारे पास ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में, मींस उसकी बड़ी कम परसेंटेज, मतलब 0.001% वो सॉल्युबल होंगे या उससे भी कम सॉल्युबल होंगे। तो उनकी सॉल्युबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे हम, कि एक्चुअली आपने गिवन साल्ट डाला, उसमें सपोज करो अमाउंट ऑफ साल्ट डाला है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो आपको पता लगाना है कि इसमें कितना सॉल्यूट जो है या साल्ट जो है वो सॉल्युबल हुआ। वो साल्ट एक्चुअली में बहुत कम सॉल्युबल होता है, तो उसकी एक्चुअल मात्रा फाइंड करना, उसकी प्रोपोर्शन फाइंड करना वो मुश्किल हो जाती है। तो उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं कोलरेचस लॉ की एप्लीकेशन से। वो कैसे, देखो अगर हमारे पास एक साल्ट है जो स्पेरेंजली सॉल्युबल है, मतलब बहुत कम सॉल्युबल होता है, सपोज करो हम एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करते हैं, उस सॉल्वेंट को, ठीक है, उस साल्ट को डिसॉल्व करते हैं गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। अब वो बहुत कम सॉल्युबल हुआ, ठीक है, बहुत कम सॉल्युबल हुआ, ठीक है। अब एक इस सॉल्यूशन के बारे में सोचना जिसमें वो साल्ट बहुत कम सॉल्युबल हुआ, उस सॉल्यूशन को हम ये बोल सकते हैं कि ये इनफाइनाइटली डाइल्यूट है, इनफाइनाइटली डाइल्यूट है फॉर दैट साल्ट, बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें उस साल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा कम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस सॉल्यूशन में वो साल्ट बहुत कम है, वो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट है। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे, मतलब वो मोलर कंडक्टिविटी आएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वो कौन सी वाली कंडक्टिविटी आएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना।
क्योंकि ये साल्ट इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्वेंट में बहुत कम सॉल्युबल हुआ, मतलब सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। और वेरी डाइल्यूट का बोल सकते हैं हम इनफाइनाइटली डाइल्यूट है। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी हम निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या आती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बात समझे? तो अगर हमें कोई साल्ट है हमारे पास, सपोज करो ए बी है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इस साल्ट की अगर हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, हम उस साल्ट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, वो उस सॉल्वेंट में बहुत कम डिजॉल्व होगा, मतलब वो सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो उस साल्ट का सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट है। उस साल्ट, उस सॉल्यूशन की अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करूंगा, वो मतलब होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ गई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर मुझे इस साल्ट की पता चल जाए, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये था ना फार्मूला, ये फार्मूला पढ़ा था हमने। मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन 1000 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये चीज होती थी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखूंगा, ये मतलब हुआ इनफाइनाइटली डाइल्यूशन, तो उसमें आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फाइंड करो 1000 अपॉन मोलैरिटी। अगर इस साल्ट की मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाए, तो मैं इस वैल्यू को इधर ले जाऊंगा और मोलैरिटी को इस तरफ ले आऊंगा। तो जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी का मतलब हुआ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वही तो सॉल्युबिलिटी होगी कि कितना सॉल्यूट इसने इसमें डिसॉल्व किया। तो हम सिंपली इधर से मोलैरिटी फाइंड करेंगे, और मोलैरिटी इज इक्विवेलेंट टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस साल्ट, है ना। और मोलैरिटी से हम फाइंड कर लेंगे सॉल्युबिलिटी। अब मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें इसकी अगर मोलर कंडक्टिविटी पता होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इस साल्ट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले से, मतलब जो भी इसमें आयन है उसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करो, प्लस करो, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई, तो इधर से हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं, सिंपल। तो किसी भी स्पेरेंजली सॉल्युबल साल्ट की हम सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं बाय यूजिंग कोलरिचस लॉ। वो कैसे, हमने समझ ली, बात समझे। इस तरह से इसकी ये एप्लीकेशंस हैं कोलरिचस लॉ।